सो हेलो एंड वेलकम बैक टू लीगल दोस्त। आज हमारे साथ है एडवोकेट अभिदीप जैन सर, जो आज हमारे साथ डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट लॉ के बारे में। कैसे कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट लॉ इंपॉर्टेंट है, कैसे न्यू बिजनेस वेंचर्स के लिए कॉर्पोरेट लॉ इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय कंपनीज ड्यूरिंग देयर कॉर्पोरेट जर्नी। तो आज हम सर से यही सब डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सर हमें ये सब समझाने वाले हैं। सो हेलो सर एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने अपना कॉर्पोरेट जर्नी कैसे स्टार्ट किया। कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करने के पीछे रीजंस काफ़ी नॉर्मल रहे थे। एक्चुअली हम जब प्रैक्टिस करते थे कॉर्पोरेट लॉ, उस टाइम पे इतना वर्सेटाइल नहीं था, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। सो फर्स्टली आई नो अबाउट द कॉर्पोरेट लॉ इन 2013। हमें लॉ के दौरान इंटर्नशिप्स करनी होती हैं। सो जब इंटर्नशिप के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था, देयर इज़ अ फर्म जो लॉयर्स को इंटर्नशिप देती है। वहाँ पर पहली बार मैंने देखा था कि कॉर्पोरेट लॉ किस तरीके से वर्क करता है, या ये कॉर्पोरेट सेक्टर भी डिफरेंट होता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो सिविल में ही आता है। सो पहली बार कॉर्पोरेट सेक्टर मैंने वहाँ ही देखा था। फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया वापस आने के बाद, कि ये फील्ड किस तरीके से वर्क करती है। एंड आफ्टर दैट पहली बार कॉर्पोरेट सेक्टर से प्रॉपर इंट्रोडक्शन मेरा 2016 में हुआ, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे ही एक क्लाइंट हैं, देयर इज अ कंपनी किंग्स ऑफ मिल, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इनका इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर स्टार्ट करने का प्लान था, और उन्होंने ही मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया। जब उनकी टीम आई, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, तब पता चला कि हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरीके से डिफरेंट है और ये कैसे वर्क करता है। और उसी के बाद से धीरे धीरे बस प्लान स्टार्ट होता गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ही आगे अपना करियर बनाना है। तो काफी स्मूथ जर्नी थी आपकी। तो मुझे आप ये बताइए कि जैसे कॉर्पोरेट एडवोकेट की जो एक मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी है, वो कैसे इवॉल्व हुई है टाइम के साथ में, कि क्यों कंपनीज को रिक्वायरमेंट लगी कि हमें कॉर्पोरेट लॉयर की रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी के अंदर। कॉर्पोरेट सेक्टर में लॉयर्स का इन्वॉल्वमेंट वैसे तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, क्योंकि जितनी मेजर कंपनीज है, आपने अगर देखा होगा, उनकी एक लीगल टीम होती है पूरी। बट कॉर्पोरेट सेक्टर में एडवोकेट का इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो 2012 के बाद से काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में एडवोकेट की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई। कंपनीज का हमने स्टार्टिंग से देखा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका एक सिंपल सा फोकस होता है कि अगर हमें स्मूथली वर्क करना है तो जितना कम से कम लोड उन पे रहे उतना बेटर है। इसीलिए कंपनीज अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करती है, और उसी में से एक डिपार्टमेंट होता है लीगल डिपार्टमेंट, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक मेजर रोल प्ले करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से फाइनेंस एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए पिलर होता है, तो लीगल सेक्टर जो है वो उसकी बैकबोन है। एक कॉर्पोरेट एडवोकेट वो कंपनी की बैकबोन की तरह काम करता है। तो सबसे पहले तो जैसे कोई भी बिजनेस है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से उन्हें लीगली अपनी प्रोसेस और जितनी भी चीजें हैं वो फॉलो करनी होती है स्टेप बाय स्टेप। तो क्या वहीं से कॉर्पोरेट लॉयर की रिक्वायरमेंट वहां पे हो जाती है? जनरली हम देखें तो स्टार्टअप, या फिर कहे जाए कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है एक वर्ड, कॉर्पोरेट सेक्टर में लॉयर्स की रिक्वायरमेंट आती है कंपनी के स्टार्टअप से। अगर आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि हम एक कंपनी को बड़े सेक्टर पर लेके जाएं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में एडवोकेट का काम होता है कंपनी के बायलॉज बनाना, क्योंकि कंपनी उन्हीं बायलॉज पे हमेशा काम करती है। हम लीगल टर्म्स में जनरली बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही डिसाइड करता है कि कंपनी किसे वर्क करेगी, कंपनी किस तरीके से आगे लीगली चीज़ों को हैंडल करेगी, और यही सारा काम स्मूथली चलता रहे, इसी के लिए एक कॉर्पोरेट एडवोकेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। कॉर्पोरेट एडवोकेट की मेनली ड्यूटीज़ होती है कि कंपनी के सारे लीगल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, फ्यूचर में आने वाले लीगल रिस्क को पहले से ही आप एक तरीके से विजन अपना लेके सोच लें कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स आगे जाके आ सकती है, और उन्हीं को लेके पहले से सारी सेफ्टी तैयार करना। ये एक कॉर्पोरेट एडवोकेट का काम होता है। कंपनी के जितने भी पेपर वर्क्स हैं, जितनी भी लीगल ऑब्लिगेशंस कंपनी पे आ सकती है, उनको स्टार्टिंग से तैयार करना, ये एक कॉर्पोरेट एडवोकेट का काम होता है। तो बेसिकली अगर कोई भी बिजनेस
अपने जो लीगल प्रोसेस वो फॉलो करता है, लेकिन इस बीच वो काफी कॉमन मिस्टेक्स करता है लीगली। तो क्या नए ट्रेंड्स हैं और कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिजनेसेस करते हैं नॉर्मली अपने कॉर्पोरेट टर्म्स में उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? जनरली ये होता है कि काफ़ी बार हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, हमने जो कॉमन मिस्टेक्स देखी है जो क्लाइंट रिपीटेडली कर रहे हैं, जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट करता है, लोग सबसे कम अमाउंट लीगल फील्ड पे लगाना चाहते हैं। लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि हम कैसे जल्द से जल्द ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, या हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारी कंपनी को बहुत जल्दी एक बड़े सेक्टर पे लेके जा सकते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग लीगल सेक्टर को भूल जाते हैं। तो जनरली जो ज़्यादातर मिस्टेक्स हमें देखने में आती है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ ध्यान न देना, कंपनी के बायलॉज या टर्म्स कंडीशन जो है उसको प्रॉपर तौर पे नहीं ड्राफ्ट करते हुए जनरली कॉपी पेस्ट लोग कर लेते हैं ऑनलाइन। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाती है, तो लोग वहीं से टर्म्स कंडीशन अपने सिमिलर सेक्टर का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो खुद अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। थर्ड जो कॉमन मिस्टेक देखने में आ रही है वो आ रही है वन मैन कंपनी। लोग खुद ही सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लीगल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इसके अलावा मार्केटिंग। और इन सब के चलते जब लॉ की रिक्वायरमेंट उन्हें आती है तब तक वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर चुके होते हैं, जिसे कवर अप करना मुश्किल होता है। इसीलिए जनरली इंडिया में बिजनेसेस जितने तेज़ी से स्टार्ट होते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से बंद भी होते हैं या फिर मर्जर्स होते हैं। उसका रीज़न यही है, डिजिटलाइज मार्केटिंग। मतलब आप ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि जो बिजनेसेस प्रॉपरली अपना कॉर्पोरेट लॉ फॉलो नहीं करते उन्हें आगे जाके इश्यूज आते हैं लीगली, जिस वजह से उनका बिजनेस प्रॉपरली रन नहीं कर पाता है। हाँ, जनरली हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ सिर्फ एक वर्ड है। अगर इसे आप पूरी तरीके से देखना चाहेंगे तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बहुत एक बड़ा सेक्टर है। इसमें कॉर्पोरेट लॉ आप देखेंगे तो लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और साइबर सिक्योरिटी, ये काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, ये इन सारी चीज़ों का आप बोल सकते हैं जो निचोड़ है वो है कॉर्पोरेट सेक्टर। जब तक ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं होगी कॉर्पोरेट सेक्टर रन कर ही नहीं सकता। और इतने सारे लॉ एक जनरल पर्सन को समझना काफी मुश्किल है। इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कॉर्पोरेट लॉयर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉयर ही आपको बता सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या एक कंपनी के बायलॉज को किस तरीके से ड्राफ्ट करके वर्क करना चाहिए, एक डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या होती है। या हम जनरली देखें कि ऑनलाइन आप बहुत सारी मिस्टेक्स डेली लाइफ में कर देते हैं, उन मिस्टेक्स के कैसे बचा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को बहुत इजीली रन करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कॉर्पोरेट एडवोकेट का ड्यूटी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये तो ड्यूटीज हो गई, लेकिन इस बीच आपने एक टर्म यूज करा है बार बार विच इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जी। आप हमें एक सिंपल वर्ड में बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये सिस्टम है क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर हम समझें तो जनरली इसका मतलब इसके वर्ड्स में ही छुपा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो वर्ड से मिलकर बना है। पहली चीज़ होती है कॉर्पोरेट, जिसको जनरली हम आज की डेट में सबसे इजी वे में समझना चाहें तो जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मिलकर एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं, वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है। लेकिन गवर्नेंस मतलब होता है कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, कंपनी की प्रोसेस, या कंपनी में जितनी भी चीज़ें कंपनी आगे करने वाली है उनको कैसे करा जाएगा, किस इंसान की क्या ड्यूटीज़ रहेगी और ड्यूटीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है। अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव को जनरल सेंस में ऐसा देखा गया है कि जब भी आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स होना ज़रूरी है कि किस पर्सन की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको ड्यूटीज़ पता चलती हैं कि हाँ मेरी ये ड्यूटीज़ रहेंगी। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि काफ़ी सारे कंपनीज काम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन डायरेक्टर सारा काम खुद ही हैंडल करना चाह रहा है, पार्टनर जो हैं वो सारा काम मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, इसके बाद अगर उनको इन्वेस्टर लेके आना है उनसे भी मीटिंग कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू होते हैं।
पार्टनर्स की आपस में लड़ाई होना शुरू होती है फाइनेंस सेक्टर को लेके, या फिर एक दूसरे पे वो कभी कभी काम का बर्डन डाल देते हैं कि आपकी मिस्टेक की वजह से कंपनी में नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फायदे ये हैं कि अगर एक डायरेक्टर की ड्यूटी स्टार्टिंग से ही फिक्स है कि उनका काम है इन्वेस्टर से बात करना, या उनका काम है कि कंपनी में आगे ड्यूटीज को डेलीब्रेट करना, वो अपना काम करते रहेंगे। जब वो आके ड्यूटीज देंगे तो उनका फिर अब सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ओवरव्यू करें। जब वो ड्यूटीज आगे डेलीब्रेट होगी तो फिर मैनेजर का काम होता है कि इम्प्लॉयज को काम आगे बताना कि वो कैसे काम करेंगे। तो ये सारी चेंज जो है ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसाइड करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब होता है कि कंपनी के बायलॉज, कंपनी की ड्यूटीज, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर एक पर्सन को ये बताए कि किसकी क्या ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अगर कोई अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करता है तो उसके लिए उन पे क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए। क्योंकि जनरली हम जब एक कॉर्पोरेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है कि बिजनेस एंड बिजनेस पर्सन आर डिफरेंट एंटिटीज। इसीलिए बिजनेस के अंदर जो डायरेक्टर काम कर रहा है एक तरीके से वो भी कंपनी का एम्प्लॉय है, चाहे कंपनी उनकी ही क्यों ना हो। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी कंपनी में। तो जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है ये मतलब यूनिवर्सली हर कंपनी में सेम फॉलो होता है, या फिर कंपनी अपने हिसाब से मतलब फ्रेमवर्क या तो फिर प्रिंसिपल सेट करती है अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस? बिकॉज हर कंपनी के अलग प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो कैसे काम करना चाहते हैं। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब यूनिवर्सली सेम होता है हर कंपनी में या फिर अलग अलग फॉलो होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर हम आप देखेंगे जनरली तो ये एक समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज है। एक बुक आप अगर कोई पढ़ रहे हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कंपनी की बुक है जिसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जिसमें कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी है क्या। देन आफ्टर सबकी ड्यूटीज डिसाइड होती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर आप देखेंगे तो ये हर कंपनी का एक जैसा नहीं हो सकता, दे आर डिफरेंट, बट ड्यूटीज काफ़ी सिमिलर होती हैं। डायरेक्टर की ड्यूटीज ये हो सकता है कि किसी कंपनी में ज़्यादा होगी, किसी कंपनी में कम होगी। कभी कभी स्लीपिंग पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं किसी कंपनी में, किसी कंपनी में स्लीपिंग पार्टनर नहीं होते हैं तो काफ़ी सारे पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आपने स्टार्टअप तो करा, आप जब कंपनी के बायलॉज बनवाते हैं तो उसमें एक टर्म्स होती है जनरल मीटिंग जो ऑडिट के लिए यूज होती है, लेकिन कभी भी ऑन पेपर काफ़ी सारे डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग करते ही नहीं, जबकि हर कंपनी के लिए जनरल मीटिंग करना कंपलसरी है, चाहे वो मंथली करें चाहे तो क्वार्टरली करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसीलिए बनाया जाता है ताकि डायरेक्टर चाहकर भी कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दें जो कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। और यही मिस्टेक लोग कर रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं कि सिमिलर है। तो मुझे लगता है कि मैं एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्टार्टअप लेके आ रहा हूँ। एक मेरे राइवल्स हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड करते हैं। मैंने ऑनलाइन उनकी वेबसाइट खोली, टर्म्स कंडीशन का पेज देखा कि कंपनी कैसे रन करेगी, उन सारी चीज़ों को कॉपी किया और अपने अकॉर्डिंग जहाँ मैं थोड़ा बहुत समझता था चेंज करके अपने लिए अप्लाई कर दिया। जबकि मेरी कंपनी उस तरीके से आज की डेट में बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं कभी फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए ये कभी भी सेम नहीं हो सकता। ड्यूटीज सुनने में सेम लगेगी लेकिन ये हर कंपनी पे डिफरेंटली अप्लाई होगा। तो सर अभी डिजिटलाइजेशन काफी बढ़ गया है, कंपनीज ने अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, वेबसाइट्स रहती है और मेजरली बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन ही मतलब डील कर रही है कस्टमर्स से। तो वहां पे क्या कॉमन इश्यूज फेस करती है कंपनीज मतलब लॉ से रिलेटेड? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि डिजिटलाइजेशन होने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इतना क्यों हुआ, उसके मेजर रीजंस ही यही हैं। डिजिटलाइजेशन में आप अगर देखेंगे तो हर कंपनी आज की डेट में डिफरेंट तरीके से वर्क कर रही है, लेकिन सर्टेन पॉइंट के बाद हर कंपनी स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ती है। तो डिजिटलाइजेशन 3 या 4 अलग अलग सेक्टर में काम करता है, जिसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, एक होता है मीडिया जिसमें आपका वेबसाइट आ गया है, यूट्यूब इंडस्ट्री है, या फिर ऑनलाइन जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं। सेकेंड होता है कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए अमाउंट चाहिए, फाइनेंशियली हेल्प चाहिए। तो उस फाइनेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए जब कंपनी की गुडविल अच्छी हो जाती है तो कंपनी स्टॉक मार्केट में जाती है। तो कॉर्पोरेट एडवोकेट्स का इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में इसीलिए बढ़ गया क्योंकि कंपनी डिफरेंट लॉ में काम कर रही है। आज की डेट में अगर कोई भी कंपनी बड़े सेक्टर पे काम करती है तो वो बहुत सारे लॉ को हिट कर रहे हैं।
जिसमें कंपनी में अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्ट लगेगा। कंपनी में अगर नीचे लेबर वर्क काम कर रहा है तो उनके लिए लेबर एक्ट है। आप कंज्यूमर से डील कर रहे हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। फिर कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के साथ अगर कोई इशू आ रहा है, एम्प्लॉयज को इशू आ रहा है, तो कंपनी में बायलॉज कंपनी के जो है वो वर्क करेंगे। जब कंपनी डिजिटलाइजेशन पे जाती है तो कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी लॉ आ गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रहेगा क्योंकि हर लॉ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही चलता है। इसीलिए एक कॉर्पोरेट एडवोकेट का इन्वॉल्वमेंट कंपनी में मस्ट हो चुका है, क्योंकि आज की डेट में एडवोकेट्स जो हैं वो डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर का काम ही यही है, एक कॉर्पोरेट एडवोकेट का काम ही यही है कि कंपनी पे कम से कम लीगल लोड आए और कॉर्पोरेट एडवोकेट उसको पहले से ही देख के मॉनिटर कर ले कि हम इस लॉ को कहीं ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट एडवोकेट की ड्यूटीज बढ़ती जा रही हैं या कॉर्पोरेट एडवोकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। सर आपने मुझे बताया था कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो मतलब लॉयर हायर ही नहीं करना चाहती है, तो बहुत कम स्पेंड करना चाहते हैं वो लीगली। तो वो कौन सा टाइम है जब किसी भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है किसी लॉयर की कि उन्हें अब रिक्वायरमेंट है कि उन्हें लीगली चीजें हैंडल करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? जनरली दो तरीके से हम अगर इस चीज़ को समझना चाहें तो बेटर है। जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, उनके लिए हमारा सजेशन रहता है कि वो कभी भी एक फुल टाइम लॉयर अपॉइंट ना करें। हाँ, आप कंपनी स्टार्टअप अगर कर रहे हैं तो इनिशियली आप कंपनी के जितने भी टर्म्स हैं, आप कंपनी कैसे रन करना चाहते हैं, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोडस ऑपरेंडो क्या है उस कंपनी को आगे बिजनेस में लेके आने के लिए, या आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप अगर इसे स्टार्टिंग में ही किसी लॉयर से डिस्कस करें तो वो आपकी कंपनी को एक प्रॉपर बायलॉज दे सकता है या आपकी कंपनी के लिए एक प्रॉपर रूल्स बना सकता है जो आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर कंपनी को बहुत स्मूथली रन करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक लॉयर को फुल टाइम अपॉइंट करना या कंपनी में एक कॉर्पोरेट लॉयर की नीड नहीं होती। इसके लिए आप एडवोकेट को टाइम टू टाइम आप बात करके डिस्कस करके और उनसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बट हमारा सजेशन ये रहता है कि आप लॉयर हमेशा सेम रखने की कोशिश करें, क्योंकि जो इंसान स्टार्टिंग में आपकी कंपनी से जुड़ा है उन्हें पता होता है कि आपका विजन क्या था और कहाँ से उन्होंने उन सारे पॉइंट्स की स्टार्टिंग की है। सडनली लोग क्या करते हैं, उनको चेंजेस करने के लिए लॉयर स्विच करते रहते हैं और उसी में ये प्रॉब्लम आती है कि जनरली हमने देखा है कि एक लॉयर दूसरे लॉयर की जो टर्म्स थी या जो उसने रेगुलेशंस बनाए थे, जिस विजन को समझ के बनाए थे, उसको ओवरलैप कर देते हैं। तो स्टार्टअप बिजनेस में हमेशा ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो उनको सजेशन यही रहता है कि आप फुल टाइम लॉयर अपॉइंट ना करते हुए आप एक लॉयर से सजेशन टाइम टू टाइम लेते रहें और अपने बिजनेस को प्रॉपर रन करें। लेकिन एक कॉर्पोरेट लॉयर का रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग से ही उन सेक्टर्स के लिए ज़रूरी है जो एक बड़े स्केल पे एक मल्टीनेशनल कंपनी को स्टेबल करना चाह रहे हैं या फिर जिनका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनली बिजनेस करना चाह रहे हैं, इंडिया के बाहर डिफरेंट बाउंड्रीज हैं जिनको आप हिट कर रहे हैं, तो हर कंट्री के लॉ अलग है। हर कंट्री एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। वहाँ पर एक कॉर्पोरेट एडवोकेट का पूरे टाइम कंपनी में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है और कॉर्पोरेट एडवोकेट जब कंपनी में फुल टाइम इन्वॉल्व रहते हैं तो वो अपना ज़्यादातर टाइम या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम कंपनी को ही दे रहे हैं, कंपनी के लिए ही सोच रहे हैं, कंपनी की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को वो ऑन द स्पॉट सॉल्व करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो जनरली एक आउटसोर्स लॉयर जिसे हम कहते हैं या आप लिटिगेशन में किसी लॉयर के साथ स्टार्टअप बिजनेस में जुड़ रहे हैं, वो नहीं कर सकता। कभी कभी लॉयर के स्केड्यूल बहुत टाइट होते हैं, आप उनसे जनरली बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत सारे लॉ ब्रीच कर देते हैं या फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अपनी कंपनी को और बड़े सेक्टर पे लेके जा सकते हैं और वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हैं। तो इसके लिए हमारा सजेशन यही रहता है कि जब आपकी कंपनी को आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लेके जा रहे हैं या फिर डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस करना चाहते हैं या इन्वेस्टर्स वहां से इंडिया लाना चाहते हैं, तो आप एक कॉर्पोरेट एडवोकेट अपने साथ हमेशा रखें। चाहे तो आप उन्हें फुल टाइम इन कंपनी रखें या आप एडवोकेट के साथ एक कॉन्टेक्ट करके भी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं।
सर आपने बताया था कि कंपनीज या तो परमानेंट लॉयर को हायर कर सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी लॉयर को रख सकते हैं जिनसे वो टाइम टू टाइम एडवाइसेस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मतलब इसमें क्या बेनिफिट है, अगर अगर कोई कंपनी नहीं अफोर्ड कर पा रही है परमानेंट लॉयर, तो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला लॉयर होगा उसके क्या काम होंगे? सबसे पहले तो इसमें कहीं से कहीं तक कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही लॉयर हैं और दोनों पर्सन, चाहे आप वर्ड यूज कर रहे हैं एक कंपनी के अंदर फुल टाइम लॉयर जिन्हें हम कॉर्पोरेट लॉयर्स के तौर पे देख रहे हैं, या फिर उन लॉयर्स को जो कंपनी के साथ आउटसोर्स होके काम करते हैं, दोनों ही लॉयर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लॉयर के लिए उन लोगों को सजेशन देते हैं जो एक स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, या फिर जिनका बिजनेस रन करते हुए उन्हें टाइम तो हो गया है, लेकिन अभी उनकी कंपनी को एक कॉर्पोरेट एडवोकेट की नीड नहीं। कंपनी अभी उस लेवल तक नहीं गई है कि उन्हें कॉर्पोरेट एडवोकेट फुल टाइम की नीड। तो इनिशियली अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको आगे जाके डिजिटलाइजेशन या फिर हम बोलते हैं ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर काम करना है, और आपको ये दिख रहा है कि नहीं फ्यूचर में हमें इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स या फिर मे भी हो सकता है कि इंडिया के बाहर काम करने की नीड रहेगी, तो आप एक लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से होता है कि आप एक लॉयर को ड्यूटीज असाइन कर देते हैं आपकी कंपनीज की, कि वो लॉयर आपकी कंपनी के लीगल इशू को टाइम टू टाइम सॉल्व करेगा, बट कंपनी ना आते हुए कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पर नहीं, एक कंपनी के लीगल एडवाइजर के तौर पर। तो जनरली काफी सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं एग्रीमेंट कर लेते हैं कि कंपनी का जब भी कोई लीगल इशू आता है तो उसे सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो इससे कंपनी को बेनिफिट होता है, कंपनी के लीगल प्रॉब्लम आने पर वो उसे डायरेक्टली एडवोकेट के पास ट्रांसफर कर देते हैं। तो कंपनी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है, और उन्हें हमेशा पता होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आने पर हमारे पास एक लीगल डिपार्टमेंट है जो आउट ऑफ द कंपनी ही हो लेकिन कंपनी का पार्ट है और उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो हम इसी तरीके से इसको देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एडवोकेट भी एक बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, एक वन पर्सन कंपनी के लिए, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, या फिर एक ऐसा बिजनेस जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो सर अभी तक तो हमने जो एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं कंपनी के लीगली वो डिस्कस कर लिए कि क्यों रिक्वायरमेंट होती है हमें ये सब समझने की, बट इंटरनली भी ऑर्गेनाइजेशन में काफी इश्यूज होते हैं, डायरेक्टर्स को लेके हो सकते हैं, एम्प्लॉयज को लेके, एचआर को लेके। तो उस लेवल पे मतलब कॉर्पोरेट लॉयर की क्यों रिक्वायरमेंट होती है और उनका रोल क्या होता है उस टाइम? सबसे पहले तो ये है कि कॉर्पोरेट लॉयर वर्ड इनके लिए बना ही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत सही है। हम इंडिया में रहते हैं, जब तक पॉलिटिक्स ना हो या जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो तब तक कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। जनरली देखा गया है, या हम इसे एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझें कि एक लॉयर इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए। तो 3 दोस्त हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और अब वो एक कंपनी चलाना चाहते हैं, जिसमें ए एक अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन है, बी जो दोस्त है उनको नॉलेज अच्छा है फील्ड का जो उन्हें बिजनेस करना है, और सी जो दोस्त है उनके पास इन्वेस्टर्स हैं, वो लोगों से अच्छे से बात कर सकता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपना बिजनेस चला सकता है। इन तीनों ने साथ में बिजनेस करने का सोचा, बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने पैसा लगाया, बी ने अपना काम करना शुरू किया और सी इन्वेस्टर लेके आना शुरू हुआ, क्लाइंट्स लेके आना शुरू हुआ। धीरे 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 कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया। अब जब कंपनी ग्रो कर रही है, पैसा आ रहा है, तो ए को लगता है कि मैंने पैसा लगाया है तो मुझे ज्यादा अमाउंट मिलना चाहिए, बी को लगता है सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, ये दोनों बैठे हैं तो इनको ज्यादा पैसा क्यों मिले, मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, और सी को लगता है कि ये दोनों तो सिर्फ कंपनी में है, लोगों से बात में कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो कस्टमर सारे मेरी वजह से इस कंपनी से जुड़े हैं तो पैसा ज्यादा मुझे मिलना चाहिए। और यहीं पर झगड़ा होना शुरू होता है, जो जनरली इंडिया में सबसे कॉमन ऑब्जेक्ट है, पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट। और यहीं लॉयर की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। जब आप कंपनी के, हमने जो बात करी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जब आप कंपनी के बायलॉज बनाते हैं तो पार्टनर्स का डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है, अगर अभी हमने रिसेंटली एक बैंक, कुछ सालों पहले आपने सुना होगा कि एक बैंक करप्ट हुए इंसान
या फिर एक बैंक जो है उन्होंने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी, और उसमें जो पार्टनर्स थे, हर पार्टनर अपनी ड्यूटी और अपने इश्यूज दूसरे पार्टनर पे डाल रहा था। एक पार्टनर तो गायब ही हो गए, एक पार्टनर जो है वो बोल रहे हैं कि मेरी ये ड्यूटीज थी ही नहीं, उस पार्टनर की गलती की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो हुआ जनरल पब्लिक, जो उनके साथ जुड़े थे। और ये इश्यूज ना आए, इसीलिए एक एडवोकेट की कंपनी में रिक्वायरमेंट सबसे जरूरी है, चाहे आप उसे एक छोटे स्केल पे कर रहे हैं बिजनेस को या बड़े स्केल पे, लेकिन इसके लिए एक एडवोकेट को हमेशा कंपनी में रहना जरूरी है। आपने जैसा कि बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डायरेक्टर्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जैसा कि आपने 3 दोस्तों का एग्जांपल दिया, तो जस्ट इन केस अगर तीनों ने गिव अप कर दिया तो उनके एब्सेंस में कंपनी कौन देखेगा? जनरली ऐसा होता नहीं है कि 3 लोग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो तीनों लोग ही एक साथ क्विट कर रहे हैं। ये जनरली तभी देखा जाता है या तो कंपनी काफी टाइम से अपनी सारी चीजें टाइम टू टाइम फाइनेंशियली देख नहीं रही थी, लीगली देख नहीं रही थी, या तीनों ने फ्रॉड कर लिया हो। जनरली कभी भी ऐसा नहीं होता कि सभी पार्टनर एक साथ क्विट करें। लेकिन हाँ, काफी जनरल केस में ऐसा देखा गया है, या रिसेंटली कुछ सालों पहले हमारे ही क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था कि 2 पार्टनर थे और दोनों ही कंपनी रन नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि कितनी बार जनरली ये होता है कि दोनों पार्टनर्स किसी एक टॉपिक को लेके एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर दोनों पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। इसीलिए वो कंपनी को या तो कंप्लीट बंद करना चाहते हैं या फिर क्विट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई नया पर्सन उस कंपनी को देखे। और यहीं पर एक लॉयर की भूमिका सबसे जरूरी होती है। जैसे हम बात करते आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी बायलॉज, उसमें एक कॉर्पोरेट एडवोकेट या जनरल एडवोकेट यही दिखाता है कि अगर कोई डायरेक्टर, कोई पार्टनर कंपनी को रन नहीं करना चाहता, या किन्हीं 2 डायरेक्टर्स में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और वो सेम डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, तो उस कंपनी को कैसे रन किया जाए। क्योंकि कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज, नीचे एक डिपार्टमेंट में आप बोल सकते हैं कि मैनेजर लेवल, कस्टमर, कंज्यूमर, काफी लोग कंपनी से जुड़े हैं। कंपनी सिर्फ 2 या 4 डायरेक्टर्स मिलके नहीं चला रहे हैं, वो कंपनी को बनाने में इन सब लोगों का हाथ है। उन लोगों को प्रॉब्लम ना आए, वो लोग किसी भी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस बेयर ना करें, तो एक लॉयर का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले होता है। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी बायलॉज और टर्म्स कंडीशन को स्टार्टिंग से ही बनाना हम प्रीफर करते हैं कि सबसे जरूरी पार्ट है। तो ये तो मतलब टॉप लेवल के मैनेजमेंट के इश्यूज हो गए जहाँ पे डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया। लेकिन कई बार जो लोअर लेवल्स रहते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, दूसरे स्टाफ आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर है, लेकिन अगर एचआर से ही कोई कंप्लेंट नहीं कर पा रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स है और फीमेल इश्यूज भी रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पे कॉर्पोरेट लॉ कैसे काम करता है? अगर कंपनी है तो इंटरनल पॉलिटिक्स सबसे आम बात है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम ही इंटरनल पॉलिटिक्स है। इसीलिए कंपनी में हमेशा हम सजेस्ट करते हैं कि एक लीगल सेल या एक लीगल सेपरेट डिपार्टमेंट हो, जो जनरली इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैपेबल रहे। क्योंकि कंपनी में कोई भी डायरेक्टर या पार्टनर हर प्रॉब्लम को ओवरव्यू नहीं कर सकता, और यहीं पे कंपनीज लैग कर जाती हैं। काफी सारे ऐसे कंपनीज हैं जो एम्प्लॉय की बात को या तो सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर उन तक जब वो प्रॉब्लम पहुंचती है तब तक एम्प्लॉय इतना ज्यादा हैरेस हो चुका होता है कि वो क्विट कर देता है या कंपनी को ही गलत समझने लगता है, जिसमें इंटरनल पॉलिटिक्स के या तो एम्प्लॉय शिकार होते हैं या एचआर शिकार होता है। इसको सॉल्व करने का अगर लीगली सबसे बेस्ट कोई तरीका है, या हम देखें कि इसे हैंडल करने का सबसे अच्छा कोई सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो एक सेपरेट लीगल डिपार्टमेंट है। आप लॉयर्स को हैंडल कर रहे हैं, आप लॉयर्स को हायर कर रहे हैं कंपनी में, सॉरी, तो आप स्टार्टिंग से ही अपनी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी रखिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आज अगर आपसे अगर बात करें, आपको अगर अपने मैनेजर से प्रॉब्लम है, आप जनरली जब उनसे ही प्रॉब्लम है तो कंप्लेंट किसे करने जाएंगे? तो जनरली देखा गया है कि एम्प्लॉयज को अपने एचआर से, एचआर को मैनेजर से, मैनेजर को डायरेक्टर से प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि हर इंसान ग्रो करना चाहता है। उनके ग्रो में बीच में कोई ना कोई इंसान प्रॉब्लम उनके लिए है, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो? इसीलिए एक फर्म में जो लीगल डिपार्टमेंट होता है, ये उनकी ड्यूटीज होती हैं
कि एम्प्लॉय एक ऐसी जगह उसे पता है जहां पर वो फ्रीली अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो उस प्रॉब्लम को सुने, या उस लीगल डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि उस प्रॉब्लम को सुने और उस प्रॉब्लम को प्राइवेटली, उसकी प्राइवेसी कहीं से भी ब्रीच ना हो। एम्प्लॉय को ये डर कभी ना रहे कि मेरा मैनेजर लेवल को पता चलने पे मेरी जॉब जाने का मुझे डर है। अगर किसी कंपनी में ये सारी चीजें स्मूथली वर्क करेगी तो कंपनी आई गेस बहुत इजीली ग्रो कर सकती है। और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो हैं, या जनरली हम देखते हैं कि वुमेन्स को काफी अपनी सेफ्टी को लेके एक डर होता है कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें अगर कोई परेशान कर रहा है। काफी बार टीजिंग का मामला कंपनीज में सुनने में आता इवन है। लड़कियां मैनेजर से भी परेशान होती है, कई बार मैनेजर्स ही उन्हें परेशान कर रहे होते हैं, तो उन्हें डर होता है कि अगर हम उनकी कंप्लेन कर देंगे तो हमारी जॉब पर बात आ जाएगी। हाँ, जनरली ये देखा गया है। काफी बार डायरेक्टर्स और पार्टनर्स को लेके भी एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम होती है कि हमें मैनेजर काफी देर तक ऑफिस में रुकने के लिए कहते हैं, या हमें कंपनी में देर तक काम करना पड़ रहा है लेकिन हमें सिक्योर्ड फील नहीं होता। और अगर हम मैनेजर से इस बात की कंप्लेंट करेंगे तो मे बी हम अपना जॉब जो है वो लूज कर सकते हैं। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक लीगल सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, या कंपनी इसे इंट्रोड्यूस कर सकती है, जो ये ओवरव्यू करे कि एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो वर्किंग आवर है वो सही है या नहीं। वुमेन्स को ज्यादा देर तक काम ना करना हो, या लेट नाइट अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए Safety. कंपनी में कितने प्रॉपर इंतजाम हैं। और अगर उन्हें किसी डायरेक्टर से ही प्रॉब्लम है तो उस टाइम पर कंपनी का पावर कैसे शिफ्ट हो और दोनों की जो आप बोल सकते हैं इंक्वायरी है वो फ्रीली हो सके। सो सर, इंटरनली और एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन को काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कई बार कंपनी के नाम इतने बड़े होते हैं और इवन स्मॉल बिजनेसेस भी कई बार देखते हैं कि हमें कोर्ट नहीं जाना, हमारी जो कंपनी है उसकी गुडविल खराब हो सकती है, नाम पब्लिक हो सकता है और हमारे इश्यूज भी पब्लिक हो सकते हैं। तो इस बीच क्या ऐसा एक सॉल्यूशन है कि कॉर्पोरेट लॉ इसमें काम आ सकता है कि कंपनी इंटरनली इस चीज को रिजॉल्व कर सके? ऐसा प्रावधान काफी समय से इंडिया लॉ में है, जो काफी लोगों तक पहुंचा नहीं है, या लोग इसके बारे में कम जानते हैं। अगर हम इस टर्म्स की बात करें तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक ऐसा लॉ है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि इंडियन कोर्ट पे वर्क का बहुत बर्डन है और काफी टाइम तक केस डिले होते हैं। इसीलिए कोई भी कोर्ट नहीं जाना चाहता, या कंपनी कोर्ट जाने के लिए सोचती है कि हम कोर्ट जाए, अगर जाते हैं, हम लिटिगेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा। और हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर टाइम बचाना चाहता है। कॉर्पोरेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को अर्न करना, या कम से कम खर्चे में जल्दी काम करना। तो एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस है जो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व कर ले इनिशियली तो बहुत बेनिफिशियल होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा लॉ है। आप इनिशियली अपने बायलॉज में आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज पुट कर सकते हैं कि कंपनी के जनरल कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसे आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। और आर्बिट्रेशन एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसमें कोर्ट के द्वारा एक आउट ऑफ द कोर्ट एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। आर्बिट्रेटर यानी हम एक जज समझ सकते हैं। एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जो आउट ऑफ द कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनकर, उनके डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्टिव है उन्हें देखकर उस पर अपना एक डिसीजन पास करता है, जिसे लीगल टर्म में अवार्ड कहा जाता है। वो अवार्ड पास होने से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है, और पार्टी को अगर उस अवार्ड में कोई इशू नहीं है तो विदाउट कोर्ट जाए, कोर्ट का सहारा ना लेते हुए आप लीगली अपने कॉन्फ्लिक्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी कंपनी है वो नई अपना स्टार्टअप मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नई कंपनी है, तो मतलब इनिशियली उन्हें कॉर्पोरेट लॉ के अंडर क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए या फिर क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? जनरली अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो हम पहले तो अपना माइंड ये एक सेपरेट कर लें कि कॉर्पोरेट लॉ एक डिफरेंट लॉ है। तो आप हमेशा अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट लॉ से बराबरी में लेके ना चलें। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल माइंड में 4 से 5 सिंपल कॉन्सेप्ट्स रखिए। फर्स्ट चीज, आपकी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है। एमसीए में आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी कंपनी के जितने भी लॉ आपने बनाए हैं, बाय लॉज, आपने जो ड्यूटीज डिसाइड करी हैं एक दूसरे के लिए कि कंपनी कैसे वर्क करेगी, किस फील्ड में करेगी, वो प्रॉपर स्टार्टिंग से एक रिटर्न वे में हो।
जो रजिस्टर्ड हो सके। थर्ड, अगर आज की डेट में किसी भी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई रोल है वो है उसका नाम। तो आप पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो भी आपकी कंपनी पे सूटेबल है उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने माइंड में लेके चलें कि इन फ्यूचर आपको इसे भी रजिस्टर्ड करना है, तो उसके लिए आपका एक प्लान रेडी हो हमेशा से। देन आफ्टर आपकी कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है, जैसे जैसे लॉ चेंज होता जा रहा है, आप अपने कंपनी के डिपार्टमेंट्स और जितने भी बायलॉज हैं उसको टाइम टू टाइम अमेंड करते रहें, उसे प्रॉपर वे में चेंज करके कंपनी को एक स्टेबिलिटी दें, जिससे आपकी कंपनी में आई गेस आगे ग्रो करने का बहुत अच्छा चांस रहेगा। तो सर कमिंग टू दी एंड, आपने इतनी सब बातें बताई हमें कॉर्पोरेट लॉ और इवन कॉर्पोरेट लॉयर्स के बारे में, ये तो बिजनेस से रिलेटेड हमने बातें कर ली, लेकिन अभी जो न्यू लॉयर्स हैं तो उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहते हैं कि उन्हें अपना कॉर्पोरेट लॉ में करियर कैसे सक्सेसफुल वो बना सकते हैं, उन्हें क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए इफ दे वांट टू बिकम अ गुड कॉर्पोरेट लॉयर? यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉर्पोरेट सेक्टर का, या हम कहें कि पूरे सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। क्योंकि मैं खुद भी एक नॉन डिफरेंट लॉ फील्ड वाली फैमिली से आता था, तो हमें ये बताने के लिए कोई नहीं था कि हमें कैसे अपना करियर स्टेबल करना है। तो स्टार्टिंग से ही आप अपना माइंड पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको किस सेक्टर में काम करना है। कॉलेज में ड्यूरिंग यूर, आप चाहे BLLB परस्यू कर रहे हैं या फिर LLB, आप इंटर्नशिप्स टाइम टू टाइम करिए। हर सेमेस्टर के बाद आपके सेमेस्टर में आपने जो भी पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसी लॉ को जो आप अभी थ्योरेटिकल पढ़ के आए हैं, जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करने का एक तरीका मिल जाता है। तो इंटर्नशिप्स टाइम टू टाइम करें। जब आप इंटर्नशिप्स करेंगे तो आपको एक सीनियर एडवोकेट से ये जानने को मिलता है कि हर डिफरेंट फील्ड काम कैसे करती है और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा आ रहा है, उसी फील्ड को आप आगे बढ़ाइए। अगर आपने कॉर्पोरेट सेक्टर डिसाइड कर लिया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़िए, कंपनीज एक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, टाइम टू टाइम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है उसे आप अच्छे से देखिए। अपने LLB कंप्लीट होने से पहले या होने के बाद एक लॉयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपना रिसर्च वर्क वो जितना अच्छा रखेगा उतना कॉर्पोरेट लॉ में उसको आगे बढ़ने का चांस है। जनरली एक लॉयर के लिए ये होता है कि हमने सारे लॉ पढ़े हैं, हमें नॉलेज है, पर ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ में जितना आपका रिसर्च वर्क बेटर होगा, आप जितने कम टाइम में अपना रिसर्च वर्क बेटर कर सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ को सर्च कर सकते हैं, उतना ही आपका आगे बढ़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। और ड्यूरिंग आपके LLB के टाइम पर या फिर आफ्टर LLB आप स्पेशलाइजेशन करते रहें। आप डिफरेंट फील्ड को, मतलब ये बोल सकते हैं, पढ़ना कभी मत छोड़ें। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आजकल काफ़ी सारे सर्टिफिकेट और स्पेशलाइजेशन कोर्स आ गए हैं, डिप्लोमा आ गया है। ओके। अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लोमा है, साइबर सिक्योरिटी है, और AI एक नया लॉ है। AI को लेके अभी सारे लोग नए हैं। आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप टाइम टू टाइम नए लॉ के बारे में पढ़ते जाइए। जितना आपकी रीडिंग अच्छी होगी, जितना आपका रिसर्च वर्क बेटर होगा, उतना ही आपका कॉर्पोरेट लॉ में आगे बढ़ने का चांस ज़्यादा होगा। तो इन सब बातों को बिल्कुल क्लियर करके चलना चाहिए। सो अभी हमने ये देखा कि इस पूरे वीडियो में कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है, एक कॉर्पोरेट एडवोकेट की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरीके से वर्क करता है, या फिर हम जनरली कहें कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या कंपनी में कौन कौन से लॉ कैसे इंपॉर्टेंट हैं, कैसे उन्हें वर्क करना चाहिए। बट ये एक जनरली हमने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पे कंपनी को ऊपर से समझा है। कंपनी सेक्टर और बहुत बड़ा है, लॉ इसमें बहुत अलग तरीके से काम करते हैं और हर कंपनी के लिए लॉ अलग तरीके से काम करेगा। तो हमारा जनरली आपको यही सजेशन है कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस से हैं या एक लार्ज बिजनेस से हैं, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अगर इस वीडियो में किसी भी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हुए हैं या इस इंफॉर्मेशन को आप अपने बिजनेस से कनेक्ट कर पाए हैं, तो हमेशा अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेने के पहले एक एडवोकेट से जो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो या इस फील्ड को समझे, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजन लें। इस वीडियो में किसी भी तरीके से हम ये नहीं बता रहे हैं कि आपके लिए एक एडवोकेट को फुल टाइम अपनी कंपनी में रखना कंपलसरी है, बट अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप हमेशा एक लीगल एडवाइस लेने के बाद ही आगे के अपने जितने डिसीजन हैं वो ले सकें।
तो सर आपने जितनी भी बातें बताई काफी इंफॉर्मेटिव थी और आई गेस लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, और इवन ऑर्गेनाइजेशंस जो अगर छोटे स्मॉल बिजनेस हमें देख रहे होंगे उन्हें भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि उन्हें, हाँ, उन्हें लॉयर की जरूरत है, कॉर्पोरेट लॉ समझने की जरूरत है। तो काफी इंफॉर्मेटिव था ये, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपसे कॉन्टेक्ट करें इन्हीं सब चीजों को लेकर। थैंक यू। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यूबी मीडिया और लीगल दोस्त का थैंक यू करना चाहिए कि आप एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसमें एक यंग लॉयर या फिर जो जनरल पब्लिक है वो आपके थ्रू ये समझ सके कि हाँ उनकी कंपनी में लॉ भी कितना ज़रूरी है और लॉ कितने इजीली वो अडॉप्ट करके आगे आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके लिए लीगल दोस्त का बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, कॉर्पोरेट एडवोकेट के बारे में, इसी के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, और कहाँ कंपनीज को कॉर्पोरेट लॉ समझने की जरूरत है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें लीगल दोस्त को, और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हम आपसे मिलते हैं एक अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।